नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर होंगे, तो सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 022-2300-1634 और 022-2300-1635। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करके सवाल पूछना है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, और खबर यह है कि एग्री मार्केट पूरी तरफ से धराशायी हो चुका है। एग्री वायदा जोरदार गिरावट के साथ आज पूरे एग्री काउंटर में ट्रेड हुआ है। ग्वार सीड और ग्वारगम का वायदा 3.5% से ज्यादा टूटा है। कोरिएंडर में 4% तक की गिरावट। कैस्टर, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये तमाम काउंटर भारी गिरावट के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखे हैं। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल है एग्री वायदा में, लेकिन अचानक इतनी तेज गिरावट क्यों आई है और क्या ये गिरावट फंडामेंटल के मुताबिक है या फिर फंडामेंटल के खिलाफ, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी मार्केट के कुछ बड़े एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राकेश धारीवाल, जो कि एग्री मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जुड़ रहे हैं और जो खास करके फिजिकल मार्केट पर अच्छी पकड़ रखते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। क्या हो रहा है एग्री मार्केट में? ये संजय जी, एग्री मार्केट के अंदर जो फंडामेंटल के विरुद्ध एक मंदी आ रही है, ये मंदी कुछ कॉर्पोरेट के द्वारा जो वायदा बाजार जो चला रही है संस्था एनसीडीएक्स, इसके अंदर कुछ लोगों के द्वारा मिली भगत के कारण ये मंदी आ रही है। और मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये लोग सरकार विरोधी मुहिम में भी शामिल है। अच्छा। सरकार को भी बदनाम करना चाहते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को उचित दाम दिलाना चाहते हैं, पर अभी सब सिर पे आके खड़ी है। और कुछ कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके साथ ये वायदा वाले मिले हुए हैं और वो बाजार को पैनिक करके बाजार में और ताकत से 1% से 100% के दाम गिराने की कोशिश कर रहे हैं साहब। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये फंडामेंटल के मुताबिक नहीं है, बल्कि फंडामेंटल के खिलाफ है और कुछ लोग जानबूझकर एग्री वायदा में गिरावट को बढ़ा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। लेकिन राकेश जी, क्या इसको लेकर कुछ और अपडेट आप देना चाहेंगे या फिर क्या सिर्फ यही वजह है या फिर दूसरी भी कुछ वजह हो सकती है, जैसे कैश की कमी या फिर फंडामेंटली डिमांड कम होना? क्या ये वजह भी है? एक तो बैंकों के द्वारा जो वित्त दिया जाता था उसमें थोड़ी परेशानी की जा रही है। पुराने मालों पे फंडिंग थोड़ी अभी जो पहले दी जाती थी वो बैंकों के द्वारा थोड़े कड़क नियम हुए हैं, तो एक कारण तो उसमें ये हो सकता है। पर वो इतना बड़ा कारण नहीं है कि बाजार 4% ग्वार घट जाए या 4% गम घट जाए, 2% कैस्टर घट जाए, सोया घट जाए, आरएम घट जाए, कोकुट घट जाए। सारे के फंडामेंटल एक दिन में खराब हुए नहीं। पीछे कॉर्पोरेट षड्यंत्र है और इसमें निश्चित तौर पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई न कोई सरकार विरोधी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सरकार चाहे तो इसकी जांच कराए और दोषियों को सजा देवे, क्योंकि अब किसानों की फसल सिर पे आके खड़ी है। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि आप ये बहुत ही दावे के साथ कह रहे हैं कि ये गिरावट जेन्युइन नहीं है और इसके पीछे कोई है जो कीमतों को जानबूझकर गिरा रहा है। लेकिन राकेश जी, तो क्या इसकी जांच की मांग, जो गिरावट अभी हमने एग्री मार्केट में देखी है, इसकी जांच की मांग आप लोग करेंगे क्या एक्सचेंज से? मृत्युंजय जी, हमने इसकी जांच कई बार एक्सचेंज से भी की है, पर एक्सचेंज ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की है। मुझे ऐसा बाजार में कई मित्रों के द्वारा सुनने को भी मिलता है कि हो सकता है एनसीडीएक्स के कुछ अधिकारियों के द्वारा भी इसमें मिलीभगत में शामिल हो। ओहो, अच्छा, ये चर्चा चल रही है मार्केट में? हाँ, ये मार्केट में बाजार में चर्चा चल रही है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ये बात आ रही है कि कुछ एनसीडीएक्स के अधिकारी है जो बायर की पोजीशन को, हो सकता है सेलर को या जो भी कॉर्पोरेट जो षड्यंत्र करने वाले हैं उन लोगों को देते हैं और उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। चलिए, बड़ी बात राकेश धारीवाल कह रहे हैं कि जानबूझकर कीमतों को नीचे गिराया जा रहा है और ये एक सरकार विरोधी काम चल रहा है। चलिए, आप बने रहिए सर हमारे साथ। हमारे साथ इस बीच सुनील बलदेवा भी जुड़े हैं, दिल्ली से हैं और एग्री मार्केट के अच्छे जानकार हैं। वायदा और हाजिर दोनों बाजारों पर इनकी अच्छी पकड़ है। सुनील जी, क्या हो रहा है ये मार्केट में? मर्दनी जी, हमारी जो हम बार बार बात करते रहे उसकी पुख्ता हो रही है इसकी कि एक्सचेंज में एक तो वॉल्यूम नहीं है,
दूसरे एक्सचेंज में कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं है, तीसरे एक्सचेंज से जो मेन जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है वो हटते जा रहे हैं, स्पेकुलेटर्स का इस पे दबदबा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और इसलिए आप स्पेकुलेशन करके आप कुछ भी कर सकते हो। आप फसल से पहले किसी का भाव 47 रुपया कर सकते हो, फसल आने पे उसका 3500 कर सकते हो, उसके फसल खत्म होते ही वापिस उसको 5000 कर सकते हो। तो ये सरकार विरोधी काम हो रहा है, ट्रेडर विरोधी काम हो रहा है, किसान विरोधी काम हो रहा है। यदि एक्सचेंज इसको नहीं संभाल पा रही है तो एग्री वायदा को हम तो ये कहते हैं या तो इसको बंद करो या फिर इसके ढंग से जांच करें ताकि सही चीजें और दोषी आदमी को बाहर लाया जा सकते हैं। हम बार बार डिमांड करते हैं, आपके चैनल द्वारा भी मैं ये डिमांड करता हूँ। हमें लगता है कि हमारी सुनवाई अब जरूर होगी, सरकार इस पे जरूर ध्यान देगी, चलिए जरूर ध्यान देगी इस पे। आप चलिए, तो राकेश धारीवाल और सुनील बलदेवा दोनों इस बात को लेकर सहमत हैं या फिर दोनों की एक ही राय है कि कहीं ना कहीं कुछ एग्री वायदा में गड़बड़ चल रहा है? तो सुनील जी, अब आप हमें ये बताएं कि आपको अभी हमने जोड़ा था एक व्यक्तिगत एक्सपर्ट के तौर पर कि आप एग्री मार्केट के जानकार हैं, उस हिसाब से आपसे जाना जाए, लेकिन आप तो एस्टा के मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो क्या जो आपकी संस्था है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस मुद्दे को लेकर एक्सचेंज को कुछ लिखेगा या फिर सेबी को आप लोग लिखेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, हम इसका बार बार लिखते रहे हैं सरकार को और सेबी को भी हम इसमें लिखेंगे कि जो उतार चढ़ाव होते हैं, नाजायज उतार चढ़ाव होते हैं, ये एक्चुअली प्राइस डिस्कवरी नहीं होके स्पेकुलेशन है और इसमें कुछ ही लोगों का दबदबा है और वो आम ट्रेडर को और किसान का लॉस कर रहे हैं। इसलिए इसकी पूरी जांच की जाए और इसकी फोरेंसिक ऑडिट की जाए। फोरेंसिक ऑडिट में अपने आप सब निकल के आ जाएगा। हम इसकी मांग करते रहे तो पुनः भी इसकी मांग करेंगे। चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि इसकी जांच की मांग आप दोबारा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश जी, अब आप ये बताएं, अब तो हमने बात कर ली कि आप लोगों ने ये कह दिया कि ये गिरावट जो है वो फंडामेंटल के खिलाफ है। अब शुरुआत कर लेते हैं कैस्टर से। कैस्टर का वायदा लगातार नीचे आ रहा है, जबकि आप लोग ये कह रहे हैं कि उत्पादन काफ़ी कम है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी इसके ऊपर एक दिखाई थी कि किस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है, प्रोडक्शन कम है। तो क्या फंडामेंटली ग्वार का जो फ्यूचर है या फिर जो ग्वार का भाव है, ये आपके हिसाब से फंडामेंटली बढ़ना चाहिए? संजय जी, इस बाजार से जो भाव चल रहे हैं उसमें ग्वार है, कैस्टर है, सबके भाव बढ़ने चाहिए, तो बढ़ नहीं रहे। इसका कारण एक तो बाजार में मैंने आपको कहा, एक तो वित्त की दिक्कत है, इसका फायदा कोई सरकार विरोधी लोग उठा रहे हैं। जब तक उन पे नकेल नहीं डाली जाएगी तब तक ये सारी बातें अपन जब करते हैं कि फंडामेंटल पर व्यापारी वो फंडामेंटल अपनी बात सुन के माल लेता है और बेचारा पिट जाता है। फंडामेंटल को जब तक अपन इसको सिस्टम को सही नहीं करेंगे ना, तब तक 1% वाला 99% के भाव, 100% के भाव तय करा वायदा, या तो वायदे में सुधार हो, वायदे के नियमों में सुधार हो, उसकी नीतियों में सुधार हो, नहीं तो ये सारी फंडामेंटल की बातें धरी रह जाएगी। चलिए, तो ये आप कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले की जांच होनी चाहिए और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि एक्सचेंज से हम ये पूछें और एक्सचेंज के एमडी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वो आए हमारे चैनल पर ये बताएं क्या कि ये गिरावट क्यों है, या फिर क्या इस गिरावट पर एक्सचेंज की भी नज़र है, क्या इसकी कुछ जांच पड़ताल हो रही है। ये हम एक्सचेंज से भी पूछने का काम करेंगे। लेकिन सुनील जी, अब आप ये बताएं कि क्या ग्वार में जो 2 दिन में हमने गिरावट देखी है ये जस्टिफाइड है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्वार के कुछ किसानों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास और वो कह रहे हैं कि जो इतनी गिरावट आ रही है इसकी कोई बड़ी वजह है नहीं। तो फंडामेंटली आप ग्वार को, चने को कैसे देख रहे हैं? मर्तुंजय जी, बिल्कुल ग्वार की बात करें या कैस्टर की बात करें, सबसे पहले तो मैं हर बार आप जो ये बात ट्रेडर और किसानों के लिए उठाते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि आपका आगे सहयोग रहेगा तो जरूर सरकार और सेबी इस पे कदम उठाएगी। मैं आपको एक ही बात करना चाहूंगा कि 3900 की कैस्टर 6400 क्यों होती है और 6400 की कैस्टर 4800 क्यों होती है? क्या ये कौन सी प्राइस डिस्कवरी है? 3400 की ग्वार जो है 4700 होती है, 4700 की ग्वार वापिस 4100 होती है। ये क्यों? क्या फंडामेंटल में कोई चेंज आया है? इसकी एक जांच होनी चाहिए। यदि फंडामेंटल चेंज आया नहीं तो ये क्यों 1500 बढ़ी, क्यों फिर वापस 1000 रुपए घटती है? इसकी जांच होने पर अपने आप सारी चीजें सामने आ जाएगी। ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बलदेवा जी आपका और राकेश धारीवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो दोनों जानकार जो एग्री मार्केट के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि एग्री वायदा की ये गिरावट जस्टिफाइड नहीं है। हम इसकी पड़ताल आगे भी जारी रखेंगे और जैसे ही कोई बड़ी खबर हमारे हाथ लगेगी हम आप तक उस खबर को पहुंचाएंगे। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है विकास का, 17 से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए विकास।
सर नमस्कार आप सभी को। सर मेरा क्वेश्चन है निकल 1 मंथ के कैसा है, मतलब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी 1 मंथ एक के महीने लिए? के लिए निकल पर आप व्यू जानना चाहते हैं। तरुण जी बताइए, एक महीने के लिए क्या लगता है निकल का भाव आपको? आई थिंक बेस मेटल्स ने रिसेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और हमारा ऐसा मानना है वो फिनोमेना 1 मंथ अहेड भी कंटिन्यू करेगा। निकल एक ऐसा काउंटर है जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं रिसेंटली। 800 से अभी 930 के आसपास प्राइस चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है अगर ये 950 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा तो फ्रेश अप लेग आएगा एंड 1020 1050 तक प्राइस आएंगे। अगर 950 के ऊपर प्राइस चलते हैं तो सर्टेनली डिप्स पर बाय करने वाला काउंटर है और इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी 1 महीने के अंदर। ठीक है, आपका व्यू क्या है गोल्ड के ऊपर? प्रियांक, गोल्ड में क्या करें? देखिए गोल्ड में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 1330 के आसपास से थोड़ा ब्रीदर ले रहा है ये मार्केट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ़िलहाल ये जो तेज़ी पे एक कलाम लगेगा और एक डिप आ सकता है। मे बी टुवर्ड्स अगेन हम देख सकते हैं 1300 से लेके 1290 ये जोन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी MCX में 33,300 के आसपास चल रहा है, तो मे बी अराउंड 33,000 32,800 ये एक लेवल्स रहेंगे जहाँ तक एक बार डिप आ सकता है। ये एक मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म डिप है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बायस मीडियम टू लॉन्ग टर्म का बुलिश है, तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगा ऑन लोअर लेवल्स बाई करने के लिए गोल्ड में। गिरावट पर बाई करने का मौका रहेगा। अगला सवाल है राहुल का, मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राहुल। सर मेरे पास निकल फंसा हुआ है 950 का। बाई किया है आपने? हाँ बाई किया हुआ है और 1 लॉट जिंक बाई किया हुआ है 201 रुपए का। अच्छा, 950 पे निकल और 201 पे जिंक। बताइए तरुण जी, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक निकल में प्रॉब्लम नहीं है, इनको इनका प्राइस मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी कहा था कि प्राइजेस ना अगर 950 के ऊपर चलना चालू करेंगे तो 1020 और 50 तक आ सकते हैं। इन्होंने रेजिस्टेंस पे बाय किया, बट मेरा ऐसा मानना है जब तक कि 880 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे अंडरटोन पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक इनको 880 का स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना चाहिए एंड उसके आसपास प्राइस आते हैं तो वहाँ पर अपनी पोजीशन का एवरेज कर लेना चाहिए। सो डैट क्या है कि जब फर्दर रैली आएगा तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। जिंक ने काफ़ी उम्दा रिटर्न दिए थे, लेकिन जिंक लास्ट 2 डेज के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। 202 से लेकर अभी 195-96 के आसपास चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है जिंक के अंदर ये जो करेक्शन है शॉर्टर टर्म में डीपन कर सकता है। 190 तक प्राइस आ सकते हैं। अगर इनको होल्ड रखना है तो 190 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहिए, क्योंकि जिंक में मीडियम टर्म का जो रैली का जो ट्रेंड है अप वो कंटिन्यू करेगा जब तक कि प्राइस 190 के नीचे क्लोज नहीं देंगे। प्लेस करें 190 का स्टॉप लॉस, उसके आसपास एवरेज करें। हो सकता है इनको दोबारा इनके प्राइस देखने को मिले, दिख जाए। तो ये राय आपके लिए निकल और जिंक पर। लेकिन चूंकि मेटल की बात कर रहे हैं तो अब स्टील की बात कर लेते हैं। और स्टील में खबर यह है कि ICX पर जो आंकड़े आए हैं हमारे पास, ICX पर फरवरी एक्सपायरी में 1040 मीट्रिक टन स्टील की डिलीवरी हुई है। और ICX पर जो अगर इसको वैल्यू टर्म में जोड़ें तो ये करीब 3.5 करोड़ की राशि की ये डिलीवरी हुई है। तो पहले तो आप अजय केडिया जी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, पहले तो आप फंडामेंटल बताएं कि स्टील के फंडामेंटल अभी हैं क्या? गुड इवनिंग मिस्टर जी। अगर स्टील की बात करें तो पूरे जनवरी महीने में हमने 0.5% की तेजी या 1100 पॉइंट की हमने पूरी तेजी आ चुकी है। अच्छा। बेसिकली हमने देखा था कि ब्राजील में वेल का एक डैम बर्स्ट हुआ था 25 जनवरी को, उसकी कैपेसिटी करीबन 40 MMT थी। अच्छा। उसके बाद हमने देखा था कि आयरन ओर के प्राइसेस को शूट अप होते हुए देखा पिछले 1 हफ्ते में। उसी का असर है हमने स्टेनलेस स्टील के प्राइस में, स्टील के प्राइस में और साथ में निकल के प्राइसेस में एक बड़ा जंप आते हुए देखा। ठीक है। साथ में हमने देखा कि स्क्रैप के प्राइसेस में भी तेजी आई है, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में डिमांड का माहौल बन चुका है। तो इन ऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और तेजी करेगा। जब तक ये वेल का जो सप्लाई कंसर्न रहेगा तब तक प्राइसेस में और तेजी का रूप मिल सकता है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम प्राइसेस को 34,600 से 34,800 का लेवल भी देख सकते हैं। अच्छा, तो जो लोग ट्रेड करते हैं स्टील में उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? ICX पर 34,230 के आसपास का लेवल है ICX स्टील में। तो इस लेवल पर, पर्टिकुलरली इसी लेवल पर अगर ट्रेड करने की प्लानिंग की जाए
तो क्या आपका व्यू होगा उनके लिए? देखिए, पिछले 1 महीने की बात करें तो पूरे बेस मेटल काउंटर में हमने एक रन अप आते हुए देखा। उसी के तहत फंडामेंटल चेंजेस जो स्टील में आया है वो मुझे लगता है कि और तेजी रख सकती है। करंट मार्केट से या 33,200 250 के बीच में अगर लिया जाए तो 34,000 का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में जो टारगेट लग रहा है, हमें लग रहा है 34,600 का लेवल अगले 2 सेशन में देखने मिल जाएगा। खबर कुछ ये भी आ रही है कि स्टील पर इम्पोर्ट ड्यूटी की भी यहाँ पर बढ़ाने की मांग चल रही है। अगर ऐसा होता है, इसको लेकर कोई फैसला आता है, तब क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस पर? डेफिनेटली 2018 में भी हमने देखा था टॉप काफी गरमाई थी, उसके बाद हमने प्राइसेस को सपोर्ट भी आते हुए देखा था। एज ऑफ नाउ काफी टॉप इंडियन स्टील कंपनीज है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल का मीटिंग की थी, बट अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया। बट अगर इनकेस अगर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी होती है या लेवी होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस में एक अपसाइड मूवमेंट और देखने मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया अजय केडिया जी आपका स्टील फ्यूचर पर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पवन का, चंबल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए पवन। ऐसा फरवरी मेहनता 1640 रुपए का बिका हुआ है और 1640 का ही ऐसा लगा रखा है। मुझे नीचे में 1450 मिलेगा एक्सपायरी तक या नहीं मिलेगा? ये मुझे लगता है चंबल से नहीं, संभल से बोल रहे हैं ये, शायद ये कुछ सुनने में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या व्यू है आपका मेंथा के ऊपर तरुण जी? आई थिंक इन्होंने शॉर्ट किया है, वो बिल्कुल करेक्ट शॉर्ट किया है। मेंथा के अंदर हमने आज भी अच्छा करेक्शन आते हुए देखा है। जब तक कि मेंथा का वायदा 1615 रुपये के ऊपर क्लोज नहीं देगा, इसमें बायस नेगेटिव रहेगा एंड पॉसिबिलिटी है 1450 नहीं तो 1500 1480 के बीच में प्राइस मिलेंगे इन एक महीने के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये राय आपके लिए है। चलिए, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों जानकार आपको ये बताएंगे कि आपके लिए 3 अहम कमोडिटी आज कौन कौन सी हो सकती है। तरुण जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? सिल्वर में मैं सेल करना प्रेफर करूंगा 40,400 पर। स्टॉप लॉस रहेगा 40,650 एंड टारगेट रहेगा 39,800। आपकी कॉल प्रियांक जी? जिंक में सेल किया जा सकता है रैलीज पे अराउंड 197 198 के आसपास। 202 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, 191 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल तरुण जी? मेरा भी जिंक रहेगा 197 पे शॉर्ट किया जा सकता है, 199 का स्टॉप लॉस रहेगा, 193.5 टारगेट रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका और प्रियांक जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।